So our today's topic is visualizing the nation. That is the chapter number 1 from unit 1. While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? Artists in the 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. In other words, they represented a country as if it were a person. Nations were then portrayed as female figures. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. That is, the female figure became an allegory of the nation. उस समय के जो पेंटर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, जिन्होंने अभी पीछे हमने बहुत सारी पेंटिंग्स उनके द्वारा बनाई गई देखी इस चैप्टर के अंदर, तो उन्होंने राजा को दर्शाना या किसी एक फिगर को, एक फेस को दर्शाना बहुत इजी होता है. उसकी पेंटिंग बना दो, दैन इट रिप्रेजेंट. अब आप किसी फिल्म स्टार का अगर पुतला बनाना चाहते हैं तो उसको देख के आप बना सकते हैं, तो एवरीवन कैन रिकॉग्नाइज कि भी ये व्यक्ति वो है. लेकिन एक नेशन, एक देश को आप कैसे बनाओगे? मैप के द्वारा बना सकते हैं, एक तो जो कि हमारा मैप आजकल देखते हैं हम लोग, इंडिया का मैप हो गया, बाकी हर एक कंट्री का मैप रहता है. लेकिन यहाँ पर जो ये आर्टिस्ट थे, इन लोगों ने एक नेशन को भी एक फिगर के रूप में दर्शाया. और ये किस रूप में दर्शाया गया? एक फीमेल फिगर के रूप में. फीमेल फिगर के रूप में हर एक देश को इन्होंने दर्शाया और एक पर्सोनिफिकेशन, यानी कि उसकी जगह पर उसको दर्शाया गया जो कि रियल में फीमेल नहीं थी. यानी कि दिस फीमेल फिगर डज नॉट रिप्रेजेंटेड अ सिंगल और अ पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ. ये कोई पर्टिकुलर वुमेन के बारे में बात नहीं की जा रही थी. एक जैसे कि हम भारत को भी माता बोलते हैं, भारत माता, तो हम हमारे देश को भी एक माँ के रूप में हम लोग मानते हैं, हम उनको पुकारते हैं. सो ये एक आइडिया जो था, ये एक नेशन को एक मदर के रूप में, एक फीमेल के रूप में रिप्रेजेंट करने का ये दिया गया था पेंटर्स के द्वारा उस समय के. क्या कर रहे हो आप यार? You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की जाए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी जो पेंटर्स थे, उन लोगों ने आइडियाज़, कौन से आइडियाज़? जैसे कि लिबर्टी यानी कि आज़ादी हो गई, जस्टिस हो गया और रिपब्लिक, इन सब को एक फीमेल फिगर के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया था. यानी कि इन सब को भी उन्होंने फीमेल फिगर के तौर पे ही रिप्रेजेंट किया था. These ideals were represented through specific objects or symbols. As you would remember, the attributes of liberty are the red cap or the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales. अब ये जो लिबर्टी हो गया, जस्टिस हो गया, रिपब्लिक हो गया, ऐसे हर एक आइडिया को इन्होंने दर्शाया था किसके द्वारा? फिगर्स के द्वारा. अब इन सबको फीमेल फिगर्स के द्वारा दर्शाया गया, लेकिन यहाँ पर फीमेल फिगर्स के साथ साथ इनके लिए पर्टिकुलर सिंबल्स का भी यूज़ किया गया. जैसे कि आप हमारे अगर कंट्री से हम लोग ले एग्जांपल, तो आप जानते हो कि जो हमारा जस्टिस रहता है, न्याय तंत्र रहता है, हमारे कोर्ट्स रहते हैं, उसमें एक लेडी को बनाया जाता है, मूर्ति होती है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और उसके हाथ में एक तराजू होता है तोलने वाला, जिसको वेइंग स्केल कहते हैं. तो उस तरीके से दर्शाया जाता है एक देश के जस्टिस सिस्टम को, यानी कि हमारा जो न्याय तंत्र है, जुडिशरी है, उसको दर्शाने के लिए वो फिगर बनाया जाता है, यानी कि एक लेडी जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है. उसी प्रकार से लिबर्टी, आज़ादी को दर्शाया गया था रेड कैप के द्वारा, लाल टोपी के द्वारा, और ब्रोकन चेन, बहुत जगहों पे चेन जो है वो ब्रोकन, टूटी हुई चेन के रूप में इसको दर्शाया गया कि चेन को तोड़ना मतलब आज़ाद हो जाना. Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. तो इसी प्रकार के जो फिगर्स थे वो 19th सेंचुरी में कुछ ऐसे फिगर्स बनाए गए, आर्टिस्ट के द्वारा इन्वेंट किए गए, जो कि एक नेशन को रिप्रेजेंट करते थे, एक देश को. देखिए, अब तक जो हमने देखा वो पर्टिकुलर जस्टिस के लिए हो गया, लिबर्टी के लिए हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा बनाए गए थे, लेकिन पूरे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए भी ऐसे फिगर्स का उपयोग किया जाने लगा. इन फ्रांस, she was christened Marianne, a popular Christian name which underlined the idea of a people's nation. अब अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के अंदर जो जिम्मेदारी, जो एक पब्लिक फिगर के रूप में एक नेशन को दर्शाने के लिए जिस लेडी का यूज़ किया गया, उस नाम दिया गया उसको क्रिस्टेंड मेरियन.
तो ये नाम जो है ये एक पॉपुलर नेम क्रिश्चियन नेम है, और यही नाम जो है वो दिया गया माता को, अपने देश को। एक फिगर बनाई गई, फीमेल फिगर, जिसको ये नाम दिया गया, जिसका मतलब था फ्रांस कंट्री। Her characteristics were drawn from those of liberty and the republic. The red cap, the tricolor, the cockade, statues of Marin were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity, to persuade them to identify with it. Marian images were marked on coins and stamps. अब उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उस लेडी के, जैसे कि आप पिक्चर में जो देख रहे हैं, इसी लेडी की बात की जा रही है जो कि फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही है। आप देख सकते हैं ये जो प्रिपेयर की गई है, दिस इज द आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड दिस पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया ऑन अ कॉटन बैनर एज इट वाज मेंट टू हैंग फ्रॉम द सीलिंग्स ऑफ द चर्च ऑफ सेंट पॉल वेयर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वीन्ड इन मार्च 1848। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जर्मनी को रिप्रेजेंट करने वाली एक लेडी जिसका नाम दिया गया जर्मेनिया, और इसको एक कॉटन बैनर के ऊपर इसको बनाया गया था। तो ये देख रहे हैं, तो जिस प्रकार से ये फिगर आप देख रहे हैं, इसके हाथ में कैसे तलवार है, ट्राई कलर झंडा भी है, तो ये जो है ये एक देश को रिप्रेजेंट कर रही है। और नीचे आप देख सकते हैं उनके पैरों से एक चेन जो है उसको अलग रखा गया है कि ये आज़ाद देश को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसी प्रकार से जो डिफरेंट जो कंट्रीज़ थे, उन्होंने इस प्रकार से महिला फिगर के द्वारा, एक फीमेल फिगर के द्वारा अपने देश को इन्होंने रिप्रेजेंट करना शुरू किया। अब यहाँ पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे लिबर्टी और रिपब्लिक के साथ जोड़कर इसको दर्शाया गया, जिसमें रेड कैप था, ट्राई कलर था और एक कोकेड भी था। कोकेड होता है, ये हैट के ऊपर लगाने वाला एक रिबन होता है, जो हैट पहनते हैं लेडीज और जेंट्स पहनते हैं। हैट के ऊपर आपने महिलाओं के खासकर देखा होगा, हैट पहनी होती है अंग्रेजों ने, उसके ऊपर एक रिबन सा बंधा होता है। तो कोकेड ये भी उसके अंदर शामिल था। तो ये जो स्टैचूज थी मैरियन की, ये जगह जगह पब्लिक स्क्वायर्स यानी कि जो चौराहे होते हैं वहाँ पर इसको इरेक्ट किया गया, वहाँ पर इसको बनाया गया, वहाँ पर इसको लगाया गया, ताकि लोगों को वो फिगर देखते ही, वो पर्टिकुलर उस मूर्ति को देखते ही लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना जागे, उनको ये पता लगे कि हम लोग जो हैं इस देश के वासी हैं और ये हमारा देश है, ये यूनाइटेड हमें रहना है, यानी कि यूनिटी का सिंबल उनको लगे कि हमें सबको मिलजुल कर रहना है, और एक देश के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उससे वो हमेशा के लिए अवगत रहें, यानी कि बार बार उनको अपने कंट्री के बारे में याद आता रहे। और इवन इस इमेज को सिक्कों के ऊपर और स्टैम्प्स के ऊपर भी लगाया जाने लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय तक जो कंट्रीज़ जो थे वो अस्तित्व में नहीं थे। कुछ ही कंट्रीज़ थे जो कि बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेट करते थे, और दूसरे कंट्रीज़ जो थे ऐसे थे जो कि बिल्कुल भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, और किसी का भी एक पर्टिकुलर अलग से वजूद नहीं था, वो सब दूसरे राजाओं के नीचे थे। लेकिन अब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद उस देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए इन फीमेल फिगर्स का यूज़ किया जाने लगा। सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। अब जर्मेनिया जो है वो जर्मन नेशन की एक रिप्रेजेंट करने वाली एक मूर्ति के रूप में दिखाई देने लगी। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया वेयर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। अब यहाँ पर ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं फोटो, इसमें जर्मेनिया का जो हैट, सर पे आप ताज देख रहे हैं, वो एक क्राउन के तौर पे दर्शाया गया, जो कि ओक लीव्स, पत्तों से बना हुआ है, ओक के पेड़ के। और जर्मनी के लिए, जर्मन जो कंट्री है वहाँ पे ओक जो है वो हीरोइज्म यानी कि बहादुरी का प्रतीक है, हीरोइज्म का प्रतीक है। तो इस तरीके से जर्मेनिया जो कि जर्मनी को रिप्रेजेंट करते थी, और मैरियन जो कि फ्रांस को रिप्रेजेंट करती थी, ऐसी बहुत सारी जो फिगर्स अलग अलग कंट्रीज़ में बनने लगी। यहाँ पर देखिए कुछ सिंबल्स और उसके मीनिंग्स भी दिए गए हैं कि ब्रोकन चेन का मतलब क्या था, टूटी हुई चेन अगर आप मूर्ति में देखते हैं, कहीं पिक्चर में देखते हैं, तो उसका मतलब होता है फ्री। और ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये आप जरा रीड कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में कभी अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है तो यू कैन ईजीली आंसर दिस। नाउ हियर ऑल्सो यू कैन सी एक और पिक्चर दी गई है जो कि जूलियस हबनर के द्वारा बनाई गई है 1850 में, जिसमें द फॉलन जर्मेनिया यानी कि जर्मेनिया जो है वो गिरी हुई है उसके बारे में दिखाया गया है। तो ये सब चीज़ें लोगों को मतलब प्रेरित करती हैं उनके देश की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, तो लोग उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा नेशनलिज्म से भर जाते हैं। नाउ हेयर यू कैन सी वन मोर पिक्चर। नाउ हेयर अगेन द जर्मेनिया, यहाँ पर जर्मेनिया है जो कि जर्मन का राइनलैंड, जो कि उसकी एक जगह है राइनलैंड, उसको गार्ड करते हुए दिखाई गई है। देखिए उनके हाथ में तलवार है और एक हाथ में उनके ढाल है, और इसके द्वारा वो गार्ड कर रही है। किसको गार्ड कर रही है? अपने राइनलैंड को, जर्मनी के पार्ट को। In 1860, the artist Lawrence Classen was commissioned to paint this image. The inscription of Germania's sword reads, "The German sword protects the German Rhine." तो यहाँ पर जो sword है वो रिप्रेजेंट करती है
कि जर्मेनिया जो है यानी कि जर्मन जो है, जर्मन स्वॉर्ड यानी कि जर्मनी के लोग हैं, वो राइन, जर्मन राइन को यानी कि जर्मन लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज द नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. During this period, nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. The major European powers, in turn, manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialistic aims. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the era called the Balkans. The Balkans were a region of geographical and ethnic variation comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the slaves. A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire. The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans, together with the disintegration of the Ottoman Empire, made this region very explosive. All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. One by one, its European subjects' nationalities broke away from its control and declared independence. The Balkan people based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. Hence, the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggle as attempt to win back their lost long independence. As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. The Balkan states were fiercely jealous of each other, and each hoped to gain more territory at the expense of the others. Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry. During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies, as well as naval and military might. These rivalries were even very evident in the way the Balkan problems unfolded. Each power, Russia, Germany, England, Austria, Hungary, was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extended its own control over the area. This led to a series of wars in the region and finally the First World War. तो यहाँ पर जो चीज़ हमने रीड की इस पार्ट के अंदर वो ये है कि 19th सेंचुरी का जब एंड हुआ उस समय नेशनलिज्म जो था वो धीरे धीरे इम्पेरियलिज्म की तरफ चला गया। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करना, तो इसको बोलते हैं इम्पेरियलिस्टिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर हर एक देश जो था वो अपने देश को आज़ाद कराने के साथ साथ दूसरे देश की आज़ादी छीनने की तरफ फिर से आगे बढ़ने लगा। इस दौरान जो ज़्यादातर प्रभाव पड़ा वो किस जगह पर पड़ा, वो था बाल्कन एरिया। बाल्कन एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टेंशन उस समय थी, क्योंकि बाल्कन रीजन वो था जो कि बहुत बड़ा, आज का अगर हम बात करें रोमेनिया, बुल्गारिया, ये कंट्रीज़ के नाम आपने आज सुने होंगे, इन एरियाज़ को सबको मिलाकर बाल्कन एरिया बनता था उस समय। तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उनके ऊपर उनको स्लैब्स कहा जाता था, और उस समय ये जो बाल्कन्स था, ये पूरा एरिया था, ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। लेकिन जैसे ही ऑटोमन एम्पायर का पतन हुआ, धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर ख़त्म होते ही जो छोटे छोटे राज्य थे इसके अंदर, जो कंट्रीज़ थे छोटे छोटे बाल्कन्स के अंडर में, उन्होंने अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। ऑटोमन एम्पायर के ख़त्म होते ही धीरे धीरे उन छोटे छोटे राज्यों ने जो कि बाल्कन्स में आते थे उन्होंने अपने आप को आज़ाद करवाना शुरू किया, स्ट्रगल करना शुरू किया आज़ादी के लिए, और इससे जो वहाँ का माहौल था वो बहुत ज़्यादा इंटेंस बन गया, ख़राब हो गया, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे। और हर एक जो उस पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का, जो पहले बाल्कन्स, वो हर एक पार्ट चाहता था कि वो दूसरे से ज़्यादा पार्ट अपने में हड़प ले। और उन लोगों ने बताया कि हम लोग तो प्राचीन समय से ही इंडिपेंडेंट थे, लेकिन हमारे ऊपर तो ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा किया, तो वो भी अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन बताने लगे और अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए दूसरे नियर बाय जो एरियाज़ थे बाल्कन के अंडर में आने वाले, उनके ऊपर अटैक करके अपने आप को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करने लगे। तो इस तरीके से इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो फॉरेन पावर्स थी, जिनके अंदर जो मेन कंट्रीज़ थे, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, देन रशिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन्होंने भी उसमें छलांग लगाई और ये
मौका देखने लगे कि कैसे जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा बाल्कन एरिया को ये कब्जे में ले सके, क्योंकि उस समय वो आपस में लड़ रहे थे। तो आपस में लड़ने की वजह से वो जो बाकी दूसरे जो पावर्स थे, खासकर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे पावर, इनसे अपने आप को बचाना वो भूल गए और आपसी लड़ाइयों में ही वो लोग काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने लगे। तो ऐसे में बड़े जो शिकारी थे, यानी कि रशियन, जर्मन और ये इंग्लैंड के जो लोग थे, जो कंट्रीज़ थे, ये अपने प्रभुत्व को उन कंट्रीज़ के ऊपर, बाल्कन्स के ऊपर स्थापित करने के लिए, कंट्रोल अपना पाने के लिए मौके की तलाश करने लगे। और जैसे ही इनको मौका मिला, ये जो देश थे बड़े, इन्होंने दूसरे देशों पर धीरे धीरे, बाल्कन्स के ऊपर ही नहीं, बाकी देशों के ऊपर भी कब्जा करना शुरू कर दिया, जो कि जिसके रिजल्ट के रूप में जगह जगह युद्ध होने लगे। और एट द एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो हुई, जो कि 1914 में शुरू हुई थी और 1919 तक चली। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने का जो कारण था वो ये आपसी जो इस प्रकार की लड़ाइयाँ थी वही थी, इसी के कारण ऐसा हो पाया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ पर आप जो मैप देख रहे हैं, यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर बताया जा रहा है। एट द टॉप एंजल्स आर शोन कैरिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम। ऊपर एंजल्स को दिखाया गया, जो फ्रीडम का बैनर, देखिए फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, फेडरेशन दिया गया है। तो ये जो पूरा मैप है ये दिखाया गया डोमिनेशन ऑफ ब्रिटेन, इंग्लैंड का जो ये प्रभुत्व था पूरी दुनिया के ऊपर, किस प्रकार से इंग्लैंड ने ज़्यादातर दुनिया के पार्ट्स के ऊपर कब्जा किया। तो ये बहुत ही मतलब उस समय की सिचुएशन काफ़ी ऐसी थी कि दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करना एक आम बात बन गई थी। इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी हम बोल रहे हैं। नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पेरियलिज्म led Europe to disaster in 1914, but meanwhile many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. The anti-imperial movements that developed everywhere were nationalist in the sense that they all struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with imperialism. European ideas of nationalism were nowhere replicated, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism, but the idea that societies should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal. अब नेशनलिज्म जो थी वो इम्पेरियलिज्म जो था वो नेशनलिज्म के ऊपर हावी होने लगा, और यूरोप को तो एक डिजास्टर जैसे बोलते हैं कि आपदा के रूप में यूरोप के अंदर ये 1914 का जो समय था वो आया, और उस समय वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ। और यूरोपियन कंट्रीज़ जिन्होंने दूसरे देशों के ऊपर 19वीं सदी में कब्जा किया था, 1900 में जब कब्जा किया हुआ था बहुत सारे दूसरे देशों के ऊपर, उन्होंने इंपीरियल एक्टिविटीज़ यानी कि इंपीरियल डोमिनेशन का अपोज किया, उसका विद्रोह किया और अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए वो लोग काम करने लगे। तो एंटी इंपीरियल मूवमेंट शुरू हो गए और हर एक देश अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए स्ट्रगल करने लगा। जैसे कि हमने भारत में भी देखा कि हमने भी किस प्रकार से 1947 में आज़ादी पाई अंग्रेज़ों के खिलाफ। एक लंबा, बहुत ही ज़्यादा लंबा हमने एक फ्रीडम फाइट किया था। उसके बाद 1857 में भी हमने किया था, उसके बाद वो फेल हुआ तो 1947 में हम आज़ाद हुए, लगभग 90 साल हो। तो इसी प्रकार भारत ने जिस प्रकार से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, दूसरे जो देश थे, भले वो यूरोपियन थे, भले वो अफ्रीकन थे, वह कोई भी था, उन सब ने ये जो इम्पेरियलिज्म था इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने अपनी नेशनल यूनिटी को समझा। तो जो आइडिया शुरू हुआ था नेशनलिज्म का, कहाँ से? यूरोप से शुरू हुआ था ये आइडिया। तो नेशनलिज्म का आइडिया जो कि यूरोप का दिया हुआ है, यूरोप से शुरू हुआ था, खासकर फ्रांस से हम बोलें, उस आइडिया को अब लोग कॉपी नहीं कर रहे थे। यानी कि पहले क्या था, यूरोप जो फ्रेंच आइडियाज़ जो थे, जो कि हमने देखा था पहले किस प्रकार से फ्रांस जो आज़ाद हुआ, फिर उसके ऊपर फिर से नेपोलियन का कब्जा हो गया। तो ये जब सब घटनाएं हुई उस समय सब लोग अपने आप को एक डिफरेंट वे में सोचते थे, नेशनलिज्म के प्रति एक उनकी अलग नज़र थी। लेकिन आने वाले समय में जो 19th सेंचुरी जो शुरू हुई, उसके बाद एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि हम 1914-15 की बात करें, तो एक नेशनलिज्म का एक नया आइडिया तैयार हुआ और हर एक देश ने नेशनलिज्म का अपने लिए एक अलग ही मतलब निकाल कर रख लिया। और आइडिया जो कि सोसाइटीज़ अपने मतलब जो उस समय क्या लोगों ने सोचा था कि एक अलग नेशन स्टेट्स हमारी होनी चाहिए, इसी आइडिया को एक्सेप्ट किया गया नेचुरली और यूनिवर्सली, यानी कि हर एक देश जो है वो अपने आप में एक स्टेट है, एक नेशन है। और इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए उन देशों के अंदर विद्रोह किया जाने लगा। उनके जो रूलर्स थे, जो मेन उनके ऊपर रूल करने वाले कंट्रीज़ थे, जो इम्पेरियलिस्ट कंट्रीज़ थे, उनके खिलाफ विद्रोह करके अपनी आज़ादी के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को आज़ाद कर लिया और एक नेशन स्टेट का आइडिया जो था उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने पूरा जो डिस्कशन हमने किया कि किस प्रकार से फ्रांस के अंदर ये शुरुआत हुई, एक नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो शुरू हुआ और किस प्रकार से मोनार्की ख़त्म हुई, फिर से मोनार्क जैसे कि हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा था वो आए,
और उसके बाद फिर से जो दूसरे देश थे उन्होंने कैसे अपने आप को खड़ा किया इन सब चीज़ों से बाहर निकालकर, और अंत में फिर से हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से हर एक देश जो था वो आज़ादी के लिए छटपटाने लगा। एंड दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।